हेलो बच्चों, आज हम पढ़ना शुरू करते हैं टॉपिक एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी आसान भाषा में। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी समझने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्या कि आपने ये पढ़ा होगा कि जो सीड्स हैं वो प्लांट के अंदर कैसे बनते हैं। यूजुअली आपने ये सुना होगा कि जो सीड है वो प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है, लेकिन हमें एपोमिक्सिस में ये पढ़ना है कि सीड का फॉर्मेशन बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी हो सकता है। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्लांट के अंदर सीड का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है। सीड फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर दो अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि यूजुअल केस जो आपने पढ़ा है वो है रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो नॉर्मल केसेस के अंदर सीड बनता है। दूसरा तरीका क्या है कि सीड फॉर्मेशन हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस। अब आप कहोगे दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के द्वारा बना गया सीड होगा नॉर्मल सीड या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बना हुआ सीड। लेकिन एपोमिक्सिस में कोई भी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होती। नो फर्टिलाइजेशन अकर, नो फर्टिलाइजेशन, और बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड का फॉर्मेशन होता है। कैसे? आपने ये पढ़ा होगा कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर फ्लावर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है और इसके अंदर मेन पार्ट होता है फीमेल पार्ट, जिसके अंदर ये जो पार्ट है इसको मैं लिखूंगा स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी। ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? जैसे कि आपको पता होगा ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ओव्यूल यदि फर्टिलाइज हो जाए तो इससे सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ओव्यूल तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सीड में, लेकिन जो ओवरी वॉल है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्रूट वॉल में, फ्रूट वॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसका रिजल्ट निकलता है सीड और फ्रूट वॉल दोनों मिलकर बनाते हैं फ्रूट। तो ये यूजुअल केस है जो हमने पढ़ा है, मतलब ये है आम जिंदगी फ्लावरिंग प्लांट के केस में, जिसमें फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें सीड है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं। लेकिन एपोमिक्सिस के द्वारा जो सीड बनते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। मतलब ये जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल सीड बनाएगा, ठीक बात है, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के बनाएगा। तो क्या इसमें फ्रूट बनेगा? यस, इसके अंदर फ्रूट तो बनेगा। सीड है जो यहां पर फ्रूट बॉल से कवर्ड होगा, फ्रूट बॉल से कवर्ड होगा। तो फ्रूट तो यहां पर भी बना है, फ्रूट यहां पर भी बना है, लेकिन ये जो फ्रूट बना है इस फ्रूट के अंदर जो सीड है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं। अब बच्चों के दिमाग में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, क्या ये फ्रूट पार्थिनोकार्पिक है? बिल्कुल भी नहीं। आप कभी समझना, जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है या पार्थिनोकार्पी जो फिनोमिना होता है उसमें सीडलेस फ्रूट बनते हैं, सीडलेस फ्रूट बनते हैं। लेकिन एपोमिक्सिस के द्वारा जो बने हुए फ्रूट हैं उसके अंदर तो सीड है। अरे हम बना ही सीड रहे हैं तो इस फ्रूट में तो डेफिनेटली सीड होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो पार्थिनोकार्पी है वो एपोमिक्सिस ही नहीं है, ठीक है। तो एपोमिक्सिस से बिल्कुल अलग है। पार्थिनोकार्पी में डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक बात है, लेकिन इसमें सीड भी तो नहीं बने ना, इसमें तो सीडलेस फ्रूट पैदा हुआ। तो सीडलेस फ्रूट बनना इज पार्थिनोकार्पी, लेकिन सीड बनना बिना फर्टिलाइजेशन के, दैट इज नोन एज एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस को यदि आपको डिटेल में समझना है या कुछ इससे जो टेक्निकल एस्पेक्ट है इसके वो जानने हैं तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। यूजुअली आपने ये पढ़ा होगा कि जो ओव्यूल होता है, जैसा कि हमने यहां पर देखा कि जो ये ओव्यूल है इसी में ही फर्टिलाइजेशन हुआ और सीड का फॉर्मेशन हुआ। अब ओव्यूल में ऐसा क्या हो कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड पैदा हो जाए? ये कैसे संभव है? तो हमें यही देखना है बेटा कि कैसे ओव्यूल बिना फर्टिलाइजेशन के सीड में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि यूजुअली ओव्यूल के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो ओव्यूल आपने पढ़ा होगा बेटा कि जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल की आउटर लेयर होती है, इसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट, जो कि स्पोरोफिटिक जनरेशन का हिस्सा है और सबको पता होगा जो कि डिप्लॉयड होती है।
इसके अंदर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं न्यूसेलस। इसके अंदर भरा होता है न्यूसेलस, और ये सारी सेल हैं जो ये न्यूसेलस की होती हैं, और न्यूसेलस को भी मैं लिख सकता हूं, ये भी डिप्लॉयड है, और ये इसके अंदर पोर है, सबको मालूम है, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। अब जब ये न्यूसेलस इसके अंदर डेवलपमेंट होती है मेगास्पोर की, तो कौन से स्टेप्स आते हैं? तो आपने ये पढ़ा होगा कि न्यूसेलस की एक सेल ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मतलब साइज गेन करती है, कुछ इसके अंदर नेसेसरी चेंजेस होते हैं, और ये बना लेती है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल कुछ और नहीं, एक न्यूसेलस की सेल है जो ट्रांसफॉर्म हो गई है कुछ करने के लिए। क्या करेगी वो भी देख लेते हैं। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये मेगास्पोर की माँ है। मेगास्पोर की माँ क्या पैदा करेगी? ऑब्वियसली मेगास्पोर पैदा करेगी, लेकिन कैसे? मियोसिस करके। मेगास्पोर मदर सेल मतलब MMC, मेगास्पोर मदर सेल है जो MMC जिसको हम कहते हैं, उसमें मियोसिस होगा, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगा, और इससे 4 डॉटर सेल बनेगी। और जो ये 4 डॉटर सेल हैं, ऑब्वियसली इसको हम क्या कहेंगे? अब बात को समझो, ये मेगास्पोर की माँ थी तो क्या पैदा करेगी? मेगास्पोर। तो इसने ये मेगास्पोर पैदा कर दिए, जो कि एक सिंपल सी बात है। मेगास्पोर पैदा कर दिए, मियोसिस से बने हैं, तो इनकी प्लोइडी हो जाएगी हाफ। जो मेगास्पोर है वो है हैप्लोइड। मेगास्पोर बनते 4 हैं, यूजुअली रहता एक ही है, 3 मर जाते हैं मेगास्पोर यूजुअली। तो मान लो मैं कहूं कि एक मेगास्पोर रह गया, और इस मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस हुई, और इससे क्या तैयार हुआ? इससे आपको पता होगा, इससे तैयार होगा एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पर एम्ब्रियो सैक बनता है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 प्रकार की सेल, 2 प्रकार की सेल इधर है, 1 प्रकार की सेल इधर है, और बीच में एक बड़ी सेल होती है, नाम है सेंट्रल सेल। तो कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो मेन सेल है ये तो बनती है एग के रूप में। उसके पड़ोसी जो सेल है इसको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल। तो सिनर्जिड सेल है 2, लेकिन ये है हैप्लोइड नेचर की, एग सेल है हैप्लोइड। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मेगास्पोर ने माइटोसिस किया, मेगास्पोर ने माइटोसिस करके क्या बनाया? एक एम्ब्रियो सैक बनाया, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट का हिस्सा है, या इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, जो कि हैप्लोइड नेचर का होता है। ठीक बात है। इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब यही एग है जो फर्टिलाइज करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो एपोमिक्सिस पढ़ रहे हैं कि कैसे एपोमिक्सिस से सीड का फॉर्मेशन होगा, यही हमें देखना है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट होती है इस ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल में क्या क्या हुआ बेसिकली समझो कि ये न्यूसेलस और इंटेगुमेंट दोनों स्पोरोफाइट का हिस्सा थे, और न्यूसेलस की एक सेल है जो मेगास्पोर बनाने के लिए मेगास्पोर मदर सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई, और ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके ऑब्वियसली मेगास्पोर पैदा करेगी, क्योंकि इसकी मां का नाम देखो क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर की मां है तो मेगास्पोर पैदा कर दिए, और इसने माइटोसिस करके यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया, जिसके अंदर ये एग सेल है, ये सिनर्जिड सेल है, ये एंटीपोडल सेल है, और ये सेंट्रल सेल होती है। और इसी के फर्टिलाइजेशन से जो सीड का फॉर्मेशन होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। लेकिन हमें पढ़ना है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में जो वो ओव्यूल है वो ये कह रहा है कि मैं सीड बनाकर दिखाऊंगा बिना फर्टिलाइजेशन के। लेकिन हम ये देख रहे हैं ओव्यूल में तो कई सारी स्टेज आ गई। अब कौन सा पार्ट कैसे सीड बनाएगा, कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, यही हमें देखना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया है। जो यहां पर ये न्यूसेलस की सेल है, ये जो न्यूसेलस है, यदि इस न्यूसेलस से सेल डायरेक्टली, जो कि ये डिप्लॉयड है, न्यूसेलस यहां पर डिप्लॉयड है, इससे डायरेक्टली ही आप इस बात को समझना, इससे डायरेक्टली यदि एम्ब्रियो सैक बन जाए, एम्ब्रियो सैक बन जाए तो डायरेक्टली यहां पर माइटोसिस से एम्ब्रियो सैक बना है। तो आप कहोगे जो ये एम्ब्रियो सैक है यार, ये तो डिप्लॉयड बना है,
एम्ब्रियो सैक है जो, ये तो डिप्लॉइड बना है, लेकिन यूजुअल केस में हमने क्या देखा कि जो यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक बना था वो तो हैप्लॉइड था। यहाँ पर जो ये एम्ब्रियो सैक है, ना तो मेगास्पोर मदर सेल बनी, ना यहाँ पर मियोसिस हुई, ना मेगास्पोर बने, डायरेक्ट इसने बना दिया। इतने सारे स्टेप को स्किप करके न्यू सेल्स ने डायरेक्टली ही यहाँ पर ये डिप्लॉइड एग वाला एम्ब्रियो सैक बना दिया, और ये कह रहा है कि यहाँ पर डायरेक्टली इसी एग से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो सीड बना था ये डिप्लॉइड था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर याद करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एग है जो यही मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट है वो एम्ब्रियो बना लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है, न्यू सेलस की सेल ने डायरेक्टली ही एम्ब्रियो बना दिया, और यही एम्ब्रियो होगा सीड के अंदर। तो ये सीड बना है लेकिन बिना किसी फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली न्यू सेलस से बन गया। इसी को मैं कहूँगा एपोमिक्सिस का एक प्रकार। कैसे? इसको मैं कहूँगा एपोस्पोरी, इसको कहा जाएगा एपोस्पोरी। एपोस्पोरी नाम को पढ़ना थोड़ा सा कि एपोस्पोरी जो होता है, एपो का मतलब होता है विदाउट, और स्पोरी मतलब स्पोर। स्पोर ही नहीं बना बीच में, अरे कुछ नहीं बना। क्या नहीं बना? न्यू सेलस से ना मेगास्पोर की मदर सेल बनी, ना इसको मेगास्पोर पैदा करने का मौका मिला, बिना स्पोर के ही डायरेक्ट सीड बना दिया। दैट इज नोन एज एपोस्पोरी। तो आपसे पूछा जाए एपोस्पोरी क्या है? एपोस्पोरी एक ऐसा प्रोसेस है सीड फॉर्मेशन का जिसमें न्यू सेलस डायरेक्टली ही एम्ब्रियो बना देता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। ठीक बात है। तो एक तरीका ये हो गया कि कैसे सीड बनाया जा सकता है बिना फर्टिलाइजेशन के। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि भाई ओव्यूल के अंदर है ना मेगास्पोर मदर सेल बन गई थी। ठीक बात है। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करने ही वाली थी लेकिन रुक गई, मतलब मियोसिस पूरी नहीं हुई, या मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस नहीं करेंगे, माइटोसिस करेंगे। तो जो माइटोसिस होगी तो सोच के देखे, जो स्पोर बनेगा वो तो डिप्लॉइड बनेगा, या तो मियोसिस पूरी ना हो। ठीक बात है। और या माइटोसिस हो जाए, तो इस मेगास्पोर मदर सेल से जो स्पोर बनेगा वो कैसा बनेगा? डिप्लॉइड। और यही डिप्लॉइड स्पोर आगे एम्ब्रियो बना दे, मतलब बना दे सीड। ऐसे को मैं कहूँगा डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी नाम फिर पढ़ना है। डिप्लोस्पोरी का मतलब है जो स्पोर है दैट इज डिप्लॉइड। स्पोर इज डिप्लॉइड। अब स्पोर डिप्लॉइड कैसे बना? क्योंकि उसकी मां मियोसिस कर रही थी लेकिन पूरी नहीं कर पाई, या उसकी मां ने माइटोसिस करके स्पोर बना दिए जो कि डिप्लॉइड हैं, और इसी डिप्लॉइड स्पोर से ये एम्ब्रियो या सीड बन गया। अब आप कहोगे फिर इन दोनों में क्या फर्क है? किस किस में? इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें तो ना मेगास्पोर बना था, ना मेगास्पोर मदर सेल बनी थी, और डायरेक्टली न्यू सेलस से एम्ब्रियो बन गया था। इसलिए इसके नाम को हम कह सकते हैं एपोस्पोरी, विदाउट स्पोर। यहां पर इसको हमने कहा डिप्लोस्पोरी। स्पोर बना लेकिन वो डिप्लॉइड बना क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल है जो उसके अंदर मियोसिस पूरी नहीं हो पाई। ठीक बात है। तो दोनों तरीकों से सीड बना, दोनों में कॉमन क्या है? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। क्या कॉमन है? सीड बना है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन। तो मैं इसको कह सकता हूं ये भी एपोमिक्सिस है, ये भी एपोमिक्सिस है। अगली बात, इसके बाद ये जो आपको एग नजर आ रहा है, यदि ये एग बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनाए, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये बिना फर्टिलाइजेशन तो यार क्या पॉसिबल है? माइटोसिस कर सकता है और जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड बनेगा। सीड है जो बेटा डेफिनेटली वो हैप्लॉइड होगा। तो ऐसी कंडीशन में जिसमें एग ने बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनाया हो, जिसमें एग ने बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनाया हो, इसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, इसको हम कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस होता है जब बिना फर्टिलाइजेशन के एग है जो वो इंडिविजुअल बना ले या एम्ब्रियो बना ले, दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस, जो कि आपने एनिमल के केस में भी सुनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि एग के अलावा भी कुछ हैप्लॉइड सेल हैं
जिसको मैं लिख देता हूं सिनर्जिड हैं, एंटीपोडल सेल हैं, यदि ये बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, यदि सिनर्जिड सेल एम्ब्रियो बना रही हैं तो ये भी हैप्लॉइड होगा, और इस टाइप की एपोमिक्सिस को मैं कहूंगा एपोगेमी। तो अब आप कहोगे ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही आसान तरीका है समझने का कि स्टेप बाय स्टेप ओव्यूल किसी भी स्टेज पर एम्ब्रियो बना सकता है। बस आपको वो स्टेज देखनी है कि कब ओव्यूल के मन में आया कि उसको एम्ब्रियो बनाना है। यहां पर शुरू में ही मन में आ गया ओव्यूल कि भाई बाकी की स्टेप्स फॉलो ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट न्यूसेलस से एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, इसके अंदर यहां पर डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाएंगे। ठीक है, सीड बना लिया, ठीक बात है। उसके बाद यहां पर ये इसने शुरू किया था एमएमसी बनाना, एमएमसी के मन में आया नहीं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस रुक गई या माइटोसिस से स्पोर बनाए जो डिप्लॉइड स्पोर थे, डायरेक्टली उसी से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। ठीक बात है, इसको कहा गया डिप्लोस्पोरी, स्पोर इज डिप्लॉइड। तीसरा है जो यहां पर क्या हुआ कि एग है जो वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बना गया, लेकिन एम्ब्रियो यहां पर कैसा है, हैप्लॉइड। अब इसमें देखो यहां पर डिप्लॉइड एम्ब्रियो, यहां पर डिप्लॉइड एम्ब्रियो, लेकिन यहां पर एम्ब्रियो कैसा, हैप्लॉइड। नेक्स्ट, अब यहां पर एग के साथ क्या मौजूद था, सिनर्जिड सेल या एंटीपोडल सेल। यदि सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना रही है तो इसको हम कहेंगे एपोगेमी। अब आप कहोगे तो कॉम्प्लेक्स बहुत है, बिल्कुल भी नहीं, यदि आप इनके वर्ड्स पर ध्यान दोगे। कैसे, जैसे कि ये जो सभी हमने 4 तरीके देखे, कौन से, दोबारा देखो एक बार, कौन से, एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, पार्थिनोजेनेसिस एंड एपोगेमी, ये सभी के सभी एपोमिक्सिस के तरीके हैं। तो एपोमिक्सिस के बारे में हमें क्या पता चला कि भाई सीड बनेगा, ठीक बात है, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा, ये भी सही बात है, ये तो बहुत आसान सी बात है। यही देखते हैं कि एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। नाम को समझो, एपो का मतलब होता है विदाउट मिक्सिंग, और मिक्सिंग को मैं कोरिलेट कर सकता हूं फर्टिलाइजेशन से। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको कि बिना फर्टिलाइजेशन के यहां पर बेटा जो रिजल्ट आया है ना वो सीड है, और ऐसा सीड जो कि बिना फर्टिलाइजेशन से बना हो, ऐसे सीड को मैं लिखूंगा एपोमिक्टिक सीड्स, ऐसे सीड्स जो कि बिना फर्टिलाइजेशन से बने हैं। अब आपको एक चीज सीखनी है कि जो एपोमिक्सिस था ना, इससे सीड बना, लेकिन यूजुअली सीड तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है। तो सीड जो ऑर्गेन जो हम है, मान लो हमें सीड नजर आया एक, तो हम सीड देखकर क्या सोचेंगे कि ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं एपोमिक्टिक सीड भी हमें ऐसे ही नजर आएगा जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीड हो, ठीक है ना। लेकिन इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं कि ये एक ऐसा सीड है विच मिमिक, जो नकल कर रहा है, विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कैसे की, सीड बनाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनता है, इसमें सीड बनता है। तो फिर नकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये असल में तो क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि नकल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। मिमिक कैसे करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि बीज बनाता है। ये बेसिक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एपोमिक्सिस के बारे में क्या पता चला, एपोमिक्सिस इज अ काइंड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि नकल करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एपोमिक्सिस अब आप कहोगे किन में होता है, हमने सुना तो पहली बार है। एपोमिक्सिस होता है हमारे सिलेबस में और एंजियोस्पर्म में सबसे जो एडवांस फैमिलीज हैं उनके अंदर पाया जाता है। इट इज कॉमन इन एस्ट्रेसी एंड ग्रास फैमिली। अब तो सिलेबस में शामिल हो गई हैं तो पता होना चाहिए। एस्ट्रेसी होती है सनफ्लावर फैमिली, और टेक्निकली ग्रास फैमिली को हम क्या कहते हैं, पोएसी। कैसे याद रखेंगे, एपोमिक्सिस रट्टे मारने की बात है,
तो ए से एपोमिक्सिस, ए से एस्ट्रेसी। ठीक बात है। ये मोस्ट एडवांस डाइकोट फैमिली है। सनफ्लावर है जो, वो मोस्ट एडवांस डाइकोट फैमिली का हिस्सा है, और ग्रास फैमिली मोस्ट एडवांस फैमिली है। अब आप कहोगे दोनों में क्या फर्क है? भाई जो ग्रास फैमिली है, वो ग्रास फैमिली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ग्रास फैमिली मोनोकोट फैमिली है, मोनोकोट फैमिली है। तो आप बेसिक बात को समझें कि एपोमिक्सिस कॉमनली किस में होती है? एस्ट्रेसी और ग्रास फैमिली में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एपोमिक्सिस केवल इन्हीं में होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको क्या पता लगा कि एपोमिक्सिस का मतलब होता है विदाउट मिक्सिंग, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन सीड बनना उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? हमें देखना है अलग अलग फॉर्म एपोमिक्सिस की। जैसा कि हमने जाना, कौन सी अलग अलग फॉर्म हमें पता चली? सबसे पहले एपोस्पोरी, दूसरा हमें पता चला डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी से भी एम्ब्रियो या सीड का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट हमें पता चला पार्थिनोजेनेसिस, ये भी एपोमिक्सिस का एक तरीका है। और लास्ट हमने देखा एपोगेमी, ये भी एक तरीका है एपोमिक्सिस का। तो 4 तरीके हमने डिस्कस किए, अलग अलग थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं कि क्या मतलब है। एपो का मतलब है विदाउट, किसके? विदाउट, स्पोर के बिना। तो हमने इसको लिख दिया विदाउट स्पोर। हुआ क्या था? याद करो, न्यूसेलस की सेल ने डायरेक्टली माइटोसिस करके एम्ब्रियो सैक बनाया था, एम्ब्रियो सैक बनाया जो कि डिप्लॉयड था, और इसी एम्ब्रियो सैक से डायरेक्टली एम्ब्रियो बना जो कि डिप्लॉयड, डेफिनेटली डिप्लॉयड होगा। ठीक है, तो इसको हमने कहा एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी में न्यूसेलस ने एम्ब्रियो बना दिया, ऑब्वियसली यही सीड का हिस्सा होगा, तो इसको हमने लिख दिया एपोस्पोरी। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा तरीका हमने क्या देखा? डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में क्या हुआ कि जो न्यूसेलस है जो कि डिप्लॉयड था, इसने ठान लिया कि मेगास्पोर मदर सेल बनानी है, मेगास्पोर मदर सेल बना दी, लेकिन इसमें मियोसिस पूरी नहीं हो पाई, मियोसिस नहीं हो पाई, और इस मेगास्पोर मदर सेल ने यहाँ पर डायरेक्टली जो स्पोर बनाया वो बनाया डिप्लोस्पोर, क्योंकि माइटोसिस हुई होगी, मियोसिस पूरी नहीं हुई या माइटोसिस होगी, तो इससे डिप्लोस्पोर बना, और इस डिप्लोस्पोर से एम्ब्रियो या सीड का फॉर्मेशन हो गया। इसको हमने लिख दिया अगेन एपोमिक्टिक सीड। लेकिन टेक्निक कौन सी है? डिप्लोस्पोरी। या कौन सा तरीका यहां पर बना है बेटा? वो है डिप्लोस्पोरी। नेक्स्ट, इसके बाद है एपोगेमी। एपोगेमी के बारे में हमने क्या पढ़ा? बिना गैमीट के, मतलब एग तो इन्वॉल्व है ही नहीं, तो हमने क्या माना? जो हैप्लोइड एम्ब्रियो के सैक होता है, मतलब जो टेक्निकली जो एम्ब्रियो सैक हम पढ़ते हैं, हैप्लोइड जो एम्ब्रियो सैक है, इस हैप्लोइड एम्ब्रियो सैक में अदर देन एग कौन बच गया? वो बच गया सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और सीड का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे को हम लिखेंगे एपोगेमी। इसके बाद पार्थिनोजेनेसिस। हमें पता चला कि एम्ब्रियो सैक में जो एग है, एग बिना फर्टिलाइजेशन के ही, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करे, और एम्ब्रियो यहां पर होगा हैप्लोइड, यही सीड बनाए, तो इसको हम कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। तो हमने सारी अलग अलग प्रकार की जो एपोमिक्सिस है, वो जो जितने भी पॉसिबल प्रकार की जो एपोमिक्सिस हो, हमने सारे डिस्कस कर ली। अब हमें देखना है ये, और आपने कुछ 1-2 कंफ्यूजिंग वर्ड सुने होंगे एपोमिक्सिस के बारे में। देखो, टेक्निकली शब्द नहीं है सिलेबस में, जैसे कि एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, एपोगेमी, ये शब्द नहीं है सिलेबस में, लेकिन यदि आप कोई टेस्ट सीरीज देते हैं या कोई अलग कंटेंट पढ़ते हैं, सिलेबस से ज़्यादा
पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें ये शब्द लिखे हुए मिलेंगे, तो उनको पढ़ के बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए हमने ये टॉपिक डिस्कस किया इतना डिटेल में। अब ये और कुछ शब्द हैं जो आप देख सकते हैं, क्या क्या, कि भाई एपोमिक्सिस के टाइप में डिस्कस करें, लेकिन किस प्रकार का एम्ब्रियो बना है, उसकी प्लॉइडी क्या है, उसकी प्लॉइडी क्या हो सकती है एम्ब्रियो की, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, अलग अलग प्रकार की प्लॉइडी हो सकती है। तो नॉन रिकरेंट और रिकरेंट जो एम्ब्रियोनी है इसका मतलब क्या है। अब हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो की, या तो वो हैप्लॉइड हो या वो डिप्लॉइड हो। जो यूजुअली, जो रिकरेंट का मतलब होता है बार बार जो चीज हो, मतलब जो एम्ब्रियो यूजुअली सर्वाइव करेगा या जो यूजुअली एम्ब्रियो बनेगा, तो डेफिनेटली वो एम्ब्रियो होगा डिप्लॉइड। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी एपोमिक्सिस जिससे डिप्लॉयड एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो, उसको हम कहेंगे रिकरेंट एम्ब्रियोनी या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसके बारे में बताता हूं कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है। नॉन रिकरेंट का मतलब है जो बार बार ना हो, मतलब जो कि हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनाए, ऐसे को हम लिखेंगे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो आप आई थिंक ये समझ ही गए होंगे कि भाई आप इसको एपोमिक्सिस का टाइप जरूर पढ़े, लेकिन किस बेसिस पर ये टाइप है, कि एक रिकरेंट है मतलब जो बार बार हो रही है, एक नॉन रिकरेंट है मतलब जो यूजुअली नहीं होती है लेकिन हो सकती है, ऐसे को हमने कैसा क्या बनाएगा, किस प्रकार का एम्ब्रियो बनेगा, वो बनेगा हैप्लॉइड एम्ब्रियो। यहां पर किस प्रकार का एम्ब्रियो बनेगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो। अब कुल मिलाकर बात है एम्ब्रियो बनने की, और वो भी बिना फर्टिलाइजेशन। यहां पर भी बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना है हैप्लॉइड, यहां पर भी बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना है वो भी हैप्लॉइड। अब यहां ध्यान देना आप, हमने जो ये बेसिक जानकारी प्राप्त की कि कैसे अलग अलग प्रकार की एपोमिक्सिस हो सकती है, यहां पर हमने डिस्कस किया था कि यहां पर देखो न्यूसेलस डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना होगा। यहां पर मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड थी तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना होगा। यहां पर सिनर्जिड से एम्ब्रियो बना है तो हैप्लॉइड बना होगा। यहां पर एग से एम्ब्रियो बना है तो हैप्लॉइड बना होगा। तो आप यहां पर कोरिलेट कर सकते हैं कि ये तो हो गई रिकरेंट और ये हो गई नॉन रिकरेंट, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। इसके बाद हमें ये देखना है बेटा कि जो पॉली एम्ब्रियोनी है या जो ये एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है, इसका यहां पर क्या मतलब निकल रहा है। देखो भाई, एडवेंटिव एम्ब्रियो का मतलब क्या निकला, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। यदि आपको चीजें आसान भाषा में समझनी है तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एडवेंटिव वर्ड का मतलब होता है कहीं और से, मतलब टिपिकल जगह से हटकर कहीं और से कुछ बना हो। क्या बना हो, एम्ब्रियो बना हो। कहीं और से एम्ब्रियो बनना इज नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब ये क्या जुगाड़ है, जैसे कि हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एम्ब्रियो बनता है ना भाई, वो तो टिपिकल एम्ब्रियो है, वो कहीं और से थोड़ी ना बना है। लेकिन उससे हटकर जो एपोमिक्सिस से बना हुआ एम्ब्रियो है, जो रिकरेंट एम्ब्रियो है, जो यूजुअली जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो जो बनता है, उसी को हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। मतलब यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जो ये कंडीशन है ना, रिकरेंट या कहीं और से जो एम्ब्रियो बना, वो किससे बनेगा, डिप्लॉइड सेल से, इंटेगुमेंट से बनेगा, न्यूसेलस से बनेगा, यूजुअली बनेगा न्यूसेलस से। ऐसे एम्ब्रियो को मैं कहूंगा कि ये एम्ब्रियो यूजुअल नहीं, कहीं और से बना है। ऐसे एम्ब्रियोनी को हम कहेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे कि ये जो शब्द है जो कि आपको नजर आ रहा है, दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी। क्या होता है ये, एक बात थोड़ी सी आप समझने की कोशिश करना। क्या, मान लो मैं ये कहूं कि ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल में यहां पर जो यूजुअली फर्टिलाइज होकर जो एग है, ये एम्ब्रियो बनाएगा फर्टिलाइज होकर, फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, एग बना, ठीक बात, सॉरी एम्ब्रियो बना। ये तो टिपिकल एम्ब्रियो हो गया, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे एम्ब्रियो की बात करेंगे कि जो कि मान लो मैं कहूं कि यहां न्यूसेलस था, इससे एम्ब्रियो बन गया, तो मैंने इस एम्ब्रियो को लिख दिया न्यू सेलर एम्ब्रियो बन गया, न्यूसेलस से बना। यहां पर एम्ब्रियो बन गया, इंटेगुमेंट से बन एम्ब्रियो, ठीक है। और ये दोनों के दोनों स्पोरोफाइट का पार्ट है,
ये दोनों के दोनों एम्ब्रियो दोनों के दोनों इंटेगुमेंट और न्यूसेलस, ये दोनों के दोनों एम्ब्रियो बनाएंगे और एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाएंगे, एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाएंगे और इससे जो सीड बनेगा उसके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज हो सकते हैं। उसी मल्टीपल एम्ब्रियो की कंडीशन को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। जैसे कि आप इन पिक्चर से देख पा रहे होंगे, ये जो मैंगो सीड है, मैंगो सीड है, इसके अंदर है एक एम्ब्रियो, ठीक है, ये पॉली एम्ब्रियोनी नहीं है। लेकिन यदि मैंगो सीड के अंदर एक एम्ब्रियो ये और दूसरा एम्ब्रियो ये, मल्टीपल एम्ब्रियो बनते हैं तो उसको हम कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी कब संभव है? जब वो एपोमिक्सिस से हुई हो, मतलब एपोमिक्सिस मतलब बिना फर्टिलाइजेशन से हुई हो, ठीक है। यूजुअली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक जाइगोट बनेगा, एक जाइगोट एक एम्ब्रियो बनाएगा, तो पॉली एम्ब्रियोनी संभव नहीं है। लेकिन यदि एपोमिक्सिस हो जाए तो मल्टीपल एम्ब्रियोज बन सकते हैं। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, यदि मल्टीपल एम्ब्रियो बनते हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी हम किस में देख पाए? पॉली एम्ब्रियोनी हमने देखी मैंगो के अंदर, और यहाँ पर आप देखो इसमें लिख रखा है ये इवन, एक एम्ब्रियो, दूसरा एम्ब्रियो, तीसरा एम्ब्रियो, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, मतलब मल्टीपल एम्ब्रियोज बने जो कि एपोमिक्सिस का रिजल्ट है। ये किस में होता है? ये होता है सिट्रस में। ये सिट्रस का एम्ब्रियोज आप देख पा रहे हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी के क्या एग्जाम्पल हुए? पॉली एम्ब्रियोनी यूजुअली हमें नजर आएगी मैंगो के अंदर एंड सिट्रस के अंदर। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि यदि पूछा जाए एपोमिक्सिस कॉमन किस में होती है, तो आप बताओगे एपोमिक्सिस ए एस्ट्रेसी और एस्ट्रेसी के साथ पोएसी फैमिली, मतलब ग्रास फैमिली के अंदर ऐसा होता है। दूसरा, आपसे पूछा जाए उसका रिजल्ट के पॉली एम्ब्रियोनी मल्टीपल एम्ब्रियोज किस में हो सकते हैं, तो आप बताओगे मैंगो और सिट्रस के सीड के अंदर। इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। क्या? एपोमिक्सिस, पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? देखो, विदाउट मिक्सिंग मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड और एम्ब्रियो, ठीक बात है। और इसी का एक टाइप है पार्थिनोजेनेसिस, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इन विच एम्ब्रियो और सीड फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन अलग क्या है? फ्रॉम एग या अनफर्टिलाइज्ड एग से बना, उसको हमने कहा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी क्या हुआ भाई? ये सीडलेस फ्रूट है भाई, सोचो, सीडलेस फ्रूट मतलब फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है। तो पार्थिनोकार्पी पे तो हमारे पास केवल फ्रूट है, इसमें सीड नहीं है। इसका मतलब ये तो आगे जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, मतलब पार्थिनोकार्पी तो रिप्रोडक्शन ही नहीं है, नॉट रिप्रोडक्शन। ये तो रिप्रोडक्शन ही नहीं हुई, क्या पैदा करवाओगे इससे? मान लो मैं कहूँगी आपके पास एक फ्रूट है, उसमें सीड ही नहीं है, तो क्या पैदा करवाओगे इससे? उसे कुछ पौधा पैदा ही नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पर एपोमिक्सिस है ना, इसमें तो क्या बना? बीज बना है, उससे तो नया प्लांट बन सकता है। अगली बात, आई थिंक ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी आपकी। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए, और जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डेफिनेटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। देखो क्या कहती है एनसीईआरटी? एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी साथ में दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है ऑल्दो सीड्स इन जनरल, मतलब यूजुअली द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यूजुअली जो सीड होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। फ्यू फ्लावरिंग प्लांट, देखो अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज सम स्पीसीज ऑफ, मतलब एस्ट्रेसी के भी सारे मेंबर नहीं, उसकी भी कुछ स्पीसीज, एस्ट्रेसी और ग्रास फैमिली पता होना चाहिए, पोएसी फैमिली तो सिलेबस का हिस्सा हो गई है, तो ज़्यादा पता होना चाहिए आपको। तो एपोमिक्सिस है ना, जो इनके अंदर वो किस में पाई जाती है? एस्ट्रेसी और ग्रासेस में। इन्होंने एक स्पेशल मैकेनिज्म बनाया सीड प्रोड्यूस करके बिना फर्टिलाइजेशन, उसी को एपोमिक्सिस कहेंगे, ठीक बात है। इसका मतलब एस्ट्रेसी और ग्रासेस की, ग्रास फैमिली के
कुछ जो प्लांट है उनके अंदर एपोमिक्सिस होती है। अब व्हाट इज फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन कोल्ड? अरे यार ये पार्थिनोकार्पी है। ये जो क्वेश्चन पूछ रखा है ये पार्थिनोकार्पी के बारे में पूछ रखा है। उसके बाद एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई ये क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कौन? एपोमिक्सिस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। नकल कैसे करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? क्योंकि इसके अंदर सीड बना जो कि यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपिमिक्टिक सीड्स। अब एनसीईआरटी ने लाइन तो लिख दी लेकिन इसने ये नहीं बता रखा कि कौन से मेथड। अब वो कौन से मेथड हो सकते हैं? वो एपोस्पोरी हो सकता है, वो डिप्लोस्पोरी हो सकता है, अब वो एपोगेमी हो सकता है, वो पार्थिनोजेनेसिस हो सकता है। तो यहाँ पर हमें एनसीईआरटी के अंदर लिख लेना चाहिए कि ये कौन से मेथड हैं। एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, पार्थिनोजेनेसिस एंड एपोगेमी। ये अलग अलग तरीके हो गए। उसके बाद द डिप्लॉयड एग, देखो अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन। ठीक बात है, रिडक्शनल डिवीजन हुआ नहीं तो डिप्लॉयड एग सेल बन गई। डिप्लॉयड एग सेल आपको ध्यान हो किस में हुआ था, बना था? ये बना था एपोस्पोरी में। एपोस्पोरी, इसका मतलब दिस लाइन टॉक अबाउट एपोस्पोरी स्पेसिफिकली। ठीक है, तो यहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मोर ऑफन इन मैनी स्पीसीज ऑफ सिट्रस एंड मैंगो। अब सिट्रस और मैंगो की बात आ गई, उसकी कुछ याद रखना। सिट्रस और मैंगो है जो, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि कुछ न्यूसेलर सेल है जो सराउंड करती है एम्ब्रियो सैक को, और वो डिवाइड करना शुरू कर देंगी और घुस जाएंगी एम्ब्रियो सैक में और डेवलप करेंगी मल्टीपल एम्ब्रियोज में। यदि आप इस बात को समझ रहे होगे कि न्यूसेलस की सेल है और वो एम्ब्रियो सैक में घुस गई, मतलब ये ओव्यूल है, यहाँ पर ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस है जो वो डिप्लॉयड था। ठीक है, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर न्यूसेलस की सेल घुस गई और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवाया। प्रोट्रूड का मतलब होता है घुस जाना। ठीक है, या बाहर की तरफ निकलना और उसके अंदर एंटर कर जाना। तो ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करेंगी और डेवलप करेंगी एम्ब्रियो के अंदर। ठीक बात है। इन सच स्पीसीज ओव्यूल है जो उसके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रिफर्ड एज पोली एम्ब्रियोनी। इसको हम कहते हैं पोली एम्ब्रियोनी। नाम भी पता लग रहा है कि पोली एम्ब्रियोनी, मल्टीपल एम्ब्रियोज। ठीक है, अब इसने बता रखा है कि यदि आप ऑरेंज के जो सीड लोगे और उसको स्क्वीज करोगे तो उसके अंदर व्हाइट कलर के अलग अलग आपको एम्ब्रियो नजर आएंगे, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहे होंगे। यदि आप ये देखो, आप देख पा रहे होगे क्या? इसके अंदर ये मल्टीपल एम्ब्रियो, यदि आप इसको, ये सीड के अंदर यदि इसको स्क्वीज करोगे तो ये पार्ट अलग अलग दिखेंगे आपको, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो थे। और क्या तरीका हो सकता है मल्टीपल एम्ब्रियो देखने का? मल्टीपल एम्ब्रियो देखने का तरीका होता है कि सीड को जर्मिनेट करवा दो और उसके अंदर एक से ज्यादा यदि सीडलिंग बने तो उसको हम कहते हैं, उसको हम देख सकते हैं कि वो पोली एम्ब्रियोनी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगली बात, इसके बाद है क्या फायदे हो सकते हैं? सिग्निफिकेंस क्या है? किसके सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस क्या है? एपोमिक्सिस के, या एपोमिक्सिस के द्वारा बनाए गए सीड के क्या फायदे हो सकते हैं? ये भी डेफिनेटली पता होना चाहिए कि प्लांट क्यों बना रहा है एपोमिक्सिस से सीड, या हम क्या फायदा उठा सकते हैं उस एपोमिक्सिस सीड का। देखो, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि एपोमिक्सिस के सीड है ना, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ बेनिफिट आपको पता होना चाहिए। क्या बेनिफिट हो सकते हैं? कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आती। मतलब जैसा आपके पास अच्छी क्वालिटी का प्लांट है, यदि आप एपोमिक्सिस सीड बनवा सकते हो तो हम उस सीड को बोके अच्छी क्वालिटी का प्लांट ही मेंटेन कर पाएंगे जनरेशन टू जनरेशन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट है वो बेनिफिट हम एपोमिक्टिक सीड में उठा सकते हैं। अगली बात, एपोमिक्सिस है जो वो हमें सीड देता है जिसको सो करना आसान है। ठीक है, और क्या बेनिफिट हो सकते हैं? कि आपने ये पढ़ा होगा कि हमने दो सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट को, सुपीरियर प्लांट को क्रॉस करवा दिया। सुपीरियर प्लांट को हमने क्या किया? क्रॉस करवा दिया। दो सुपीरियर प्लांट को हमने क्रॉस करवा दिया। ठीक बात है, और हमारे पास आ गया हाइब्रिड। तो ऐसा हम मान लेते हैं
या ऐसा हो सकता है कि ये सुपीरियर हो दोनों पेरेंट से, इसमें इस हाइब्रिड में इस पेरेंट के भी कैरेक्टर हों और इस पेरेंट के भी कैरेक्टर हों, तो हमारे पास यहां पर सुपीरियर हाइब्रिड आ गया। ठीक बात है। सुपीरियर हाइब्रिड में कैसे कह सकता हूं कि भाई इसके पास इसके भी कैरेक्टर है, इसके भी कैरेक्टर है, दोनों के कैरेक्टर इस हाइब्रिड में आ गए। ठीक बात है। तो सोच के देखो, यदि हमें ये हाइब्रिड मिल जाए तो हम इन दोनों प्लांट के सुपीरियर कैरेक्टर को एक ही प्लांट में लाकर ग्रो करवा सकते हैं। ठीक बात है। और इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन करवाई भी जाती है। हाइब्रिड बनाते ही इसलिए हैं, हाइब्रिड इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट या क्रॉप प्लांट ग्रो करवा सके। ठीक बात है। तो अब एपोमिक्सिस में कैसे फायदेमंद हो सकती है कि जो हाइब्रिड प्लांट है ना, हर बार बनाने पड़ते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि हाइब्रिड प्लांट, मान लो मैं कहूं कि हाइब्रिड सीड ले आया किसान ले आया हाइब्रिड सीड। ठीक बात है। उन्होंने शो कर दिया, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आई, बहुत बढ़िया बात है, प्रोडक्शन आनी भी चाहिए। किसान ने ग्रो करवाया हाइब्रिड सीड क्योंकि उसके पास सुपीरियर कैरेक्टर थे, तो हाइब्रिड सीड ने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा दी। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब इस प्रोडक्शन के बाद, मतलब मान लो मैं कहूंगी प्लांट लगा दिए या क्रॉप प्लांट जो लगा दिए गए और किसान को जो सीड मिले, हाइब्रिड सीड नहीं, हाइब्रिड सीड तो लगाए गए थे, उसके बाद जो प्लांट आया उस पर जो सीड है, जो सीड ऑब्टेन हुए, उन सीड को यदि दोबारा लगाया गया, यदि इसको दोबारा से सो किया गया, तो ये सीड जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, इनके अंदर वो हाइब्रिड के कैरेक्टर नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो हाइब्रिड सीड के जो फीचर थे, अच्छे कैरेक्टर थे, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम? यदि हम इस प्लांट में जो हाइब्रिड सीड से जो हमने प्लांट तैयार करना है, यदि हम उस प्लांट के अंदर एक ऐसा फीचर डाल पाए, कौन सा? एपोमिक्सिस वाला। यदि ये एपोमिक्सिस से सीड बनाएगा तो इस सीड के अंदर फीचर का लॉस नहीं होगा, ये हाइब्रिड कैरेक्टर इस सीड में भी होगा, यदि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ना आकर एपोमिक्सिस से डेवलप हो। कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो यहां पर जो हाइब्रिड के कैरेक्टर हैं वो भी सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन उन कैरेक्टर का लॉस हो जाएगा जो कि हाइब्रिड के फीचर थे। लेकिन यदि हमें इस हाइब्रिड प्लांट को जनरेशन टू जनरेशन सेम कैरेक्टर के साथ मेंटेन करना है, तो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है कि ऐसे सीड बनवाए जाएं जो कि इस हाइब्रिड प्लांट से डेवलप हों और एपोमिक्सिस के द्वारा पैदा किए जाएं, ताकि ये सीड हाइब्रिड कैरेक्टर को रिटेन रखे और जनरेशन टू जनरेशन जो किसान हैं वो इन्हीं सीड्स को ग्रो करवा के अपनी हाई प्रोडक्शन मेंटेन करें। अब आप कहोगे क्या किसान नए हाइब्रिड सीड नहीं खरीद सकता? अरे हाइब्रिड सीड खरीद तो सकता है, लेकिन हाइब्रिड सीड डेवलप करना कॉस्टली होता है। इसलिए हम ऐसा चाहते हैं कि हर बार हाइब्रिड सीड ना खरीद कर एपोमिक्सिस की एबिलिटी ही उस प्लांट के अंदर डाल दी जाए, ताकि वो जो प्लांट दिया गया किसान को वही ऐसे सीड पैदा करे जो कि हाइब्रिड नेचर रिटेन करे, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेट से पैदा करवाए। एनसीईआरटी क्या कह रही है? हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ फूड और वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। हाइब्रिड वेराइटी जिसके अंदर दो सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट हैं जो उनके फीचर हैं। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाएगा डेफिनेटली, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आए उसके पास। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हाइब्रिड सीड है जो वो हर साल पैदा करने पड़ते हैं। ठीक है ना, नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो अपना कैरेक्टर खो देते हैं। इफ सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हाइब्रिड के सीड को शो कर दिया गया तो प्लांट इन प्रोजनी विल सेग्रीगेट, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो सेग्रीगेशन होना है वो अपने कैरेक्टर को, हाइब्रिड कैरेक्टर को रिटेन नहीं कर पाएगा। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली। अब यदि साइंटिस्ट बनाना भी चाहे हाइब्रिड सीड, उसको प्रोड्यूस करना बड़ा कॉस्टली होगा, तो किसान के लिए भी मुश्किल होगा खरीदना उसको। हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। फार्मर के लिए वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। यदि हाइब्रिड सीड एपोमिक्सिस से तैयार किए जाए तो उसमें कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है इन द हाइब्रिड प्रोजनी। देन द फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग हाइब्रिड सीड न्यू क्रॉप आफ्टर ईयर्स। लगातार वो एपोमिक्टेड सीड ही ग्रो करवाएगा। ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड एवरी ईयर बिकॉज
The importance of apomixis in hybrid seed industry. Actively research is going on many laboratory around the world. मतलब अब साइंटिस्ट कर क्या रहे हैं, जो वो हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं ना, उनके अंदर वो एपोमिक्सिस की एबिलिटी डालना चाहते हैं ताकि वो एपोमिक्सिस के द्वारा पैदा किए सीड ही बनाएं, ठीक है, ताकि उसको किसान जनरेशन टू जनरेशन ग्रो करवा के सेम हाइब्रिड की क्वालिटी को बार बार ग्रो करवा सके और अच्छी प्रोडक्शन हासिल कर सके। तो इसका मतलब यही हाइब्रिड सीड इंडस्ट्रीज के अंदर एक इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पर रिसर्च चल रहा है, ठीक है ना, अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस, कि एपोमिक्सिस होती कैसे है। अब आप कहोगे कि जो एस्ट्रेसी और पोएसी फैमिली है उसके अंदर देखे जाएंगे कौन से जीन्स हैं जो एपोमिक्सिस करवा रहे हैं, वही जीन उसमें से निकालकर हम हाइब्रिड प्लांट के अंदर डालकर ऐसा कर सकते हैं टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वैरायटी। तो ये था आज का टॉपिक। आई थिंक आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी कि एक्चुअल में एपोमिक्सिस क्या होती है और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है। तो आपको इन शब्दों से डरना नहीं है, आपको शब्दों का मतलब जानना है जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि एपोगेमी, एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी तो एपोमिक्सिस ही नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल यहाँ से हटा ही दो, ठीक है। तो यही कहानी थी आज के टॉपिक की।